आज शुरू कर रहे हैं अपन मॉलविन। मॉलविन के लिए अपन ने क्या किया, देखिए एक पात्र बनाया। ये पात्र बना लिया। इस पात्र के अंदर ये क्या है, विलायक। विलायक के मोलों की संख्या हमने मान ली भाई NB, क्योंकि विलयन कब बनेगा, जब किसी विलायक के अंदर विलेय को मिलाया जाएगा। यहां हमने मान ली विलेय के मोलों की Na। अगर मैं आपसे पूछूं कि विलयन में कुल मोल कितने हो गए, तो आप क्या बताओगे, दोनों को जोड़ दोगे। तो यहां अगर मैं आपसे पूछूं विलयन में उपस्थित कुल मोलों की क्या हो जाएगा भाई, Na प्लस NB। विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या क्या हो गई भाई। अब अगर मैं आपसे कहूं भाई, अब अपने को ये करना है विलेय की मॉलविन X से बराबर क्या होगा, और विलायक की मॉलविन क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, विलेय की मॉलविन सुनना, किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं भाई। यानी कि मॉलविन XA बराबर क्या हो जाएगा, Na अपॉन और विलायक की मोल XB बराबर क्या हो जाएगा, विलायक के मोलों की संख्या बटा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। और ये मालूम होना चाहिए हमें XA प्लस XB का जो कुल मान है वो 1 के बराबर होता है। अगर हम विलेय की मोलविन निकाल लें तो विलायक की मोलविन हमें नहीं निकालना है, एक में से हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो विलायक की मोलविन हो जाएगी। ये बात सबके समझ में आ गई। तो मोलविन अब अपने को याद है Na क्या है, Na बराबर क्या हो जाएगा, Na क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, और विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होती है, विलेय की ग्रामों में मात्रा बटा विलेय का अणुभार। तो विलेय की ग्रामों में मात्रा WA अपॉन क्या हो जाएगा, WA Na, और NB बराबर क्या हो जाएगा, विलायक की ग्रामों में मात्रा बटा विलायक का अणुभार हो जाएगा। ये इसमें क्या रख देंगे अपन, मान रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगी, मॉलविन। मॉलविन सबके समझ में आ गई। क्या बताओगे, किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मॉलविन कहते हैं। और इसका मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये आपने लिख लिया। इसके बाद देखिए विलेय की मॉलविन, विलायक की मॉलविन के बाद आ रहा है विलेयता। इधर देखिए, विलेयता की बात करेंगे। ये विलेयता, ध्यान से देखना। विलेयता में हम क्या करेंगे, ये पात्र लिया। अब विलेयता की परिभाषा हम दे रहे हैं। विलायक, इसका निश्चित आयतन, निश्चित 1 लीटर, 2 लीटर, 500 ml, 200 ml, 10 ml कुछ भी हो सकता है। हमने इसमें लिया विलेय,
तो विलय की अधिकतम घुली, तो परिभाषा अपने आप बन गई। किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई विलय की अधिकतम मात्रा को क्या कहेंगे आप? यानी कि संतृप्त विलयन हो गया। परिभाषा संतृप्त विलयन क्या था? ऐसे विलयन जिसमें विलेयशील पदार्थ की मात्रा और ना घोली जा सकती। तो यहाँ विलेयता की परिभाषा क्या देंगे? वही निश्चित आयतन। तो किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई विलय की अधिकतम मात्रा को हम क्या कहते हैं भाई? विलेयता कहते हैं। ये बात सबके समझ में आ गई। विलेयता के बाद आता है भाई ठोसों की द्रव में विलेयता। अब किसकी विलेयता पर पढ़ रहे हैं अपन, देखना इसी को परिभाषित कर देते हैं। ठोसों की काय में द्रव, हालांकि पूछेगा कोई नहीं, लेकिन अपने को याद आना चाहिए। ध्यान देना, ठोसों की द्रव में विलेयता, यानी कि विलायक तो क्या है भाई? क्या है भाई? द्रव। और विलय क्या है? तो परिभाषा देखो अपने आप बन गई। इधर देख लीजिए बोर्ड पे, किसी द्रव विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई ठोस विलय की अधिकतम मात्रा को ठोसों की द्रव में विलेयता कहते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आ गई? अपने आप परिभाषा बन गई। क्या बताओगे? किसी द्रव विलायक के निश्चित आयतन में घुले हुए ठोस विलय की अधिकतम मात्रा को हम क्या कहते हैं भाई? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? इसको प्रभावित करने वाले कारक, तो देखो ये तो कारक तो प्रभावित करने वाले सबको एक ही होते हैं। नंबर एक है ठोसों एवं विलायक की प्रकृति। यदि ठोस ध्रुवीय प्रवृत्ति का है तो ध्रुवीय विलायकों में अत्यधिक विलय होगा। अगर ठोस अध्रुवीय प्रवृत्ति का होगा तो वह ध्रुवीय विलायकों में अत्यधिक मात्रा में विलय होगा। पहली बात समझ में आ गई। अगर ठोस कैसी प्रवृत्ति का हो तो वो कौन से विलायकों में विलय होगा, और अगर ठोस अध्रुवीय प्रवृत्ति का हो तो वो कौन से विलायकों में विलय होगा। ये बात भी समझ में आ गई। क्लियर हो गई बात? दूसरा प्रभावित करने वाला कारक है अपना ताप बताया था, दाब बताया था, क्या बताया था? दूसरा ताप। ताप में आपको हमेशा से बता रहे हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया दो प्रकार की हो सकती है, या तो ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी। या तो कैसी होगी बेटा? ऊष्मा। यह क्या हो सकती है? ऊष्माशोषी। अगर ऊष्माक्षेपी है तो अगर हम ताप को बढ़ाएंगे तो विलेयता घटेगी। विलेयता क्या होगी? घटेगी। और यदि ताप को कम करेंगे तो विलेयता क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है? और ऊष्माशोषी है तो अपोजिट कर दो। अगर हम शोषी है ना तो ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी, ताप घटाएंगे तो विलेयता भी घटेगी। ताप का प्रभाव हमेशा अपन इसी से लेते हैं, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी। अब मुझे बताइए दाब का क्या प्रभाव होगा भाई? दाब का प्रभाव किससे होता है? जिस चीज को दबाया जा सके। तो मेरी बात का जवाब दो, क्या ठोसों को संपीड़ित किया जा सकता है क्या? क्या द्रव को संपीड़ित किया जा सकता है क्या? किसको किया जा सकता है? तो यहाँ दोनों विलय भी क्या है? ठोस। और विलायक क्या है? द्रव। और दोनों को ही संपीड़ित, इसलिए इन पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सब बच्चों को समझ में आ गया? यहाँ तक लिख रखा है आपने? लिख रखा है ना यहाँ तक? तो आगे है भाई द्रव की गैसों में विलेयता। लिख रखा है ये भी? हेडिंग डालो, द्रव की गैसों में विलेयता। द्रव की गैसों में विलेयता। तो ये कैसे कह रहे हो कि लिख दिया है ताप का प्रभाव? ये
कहाँ से लिखा? पार्ट पर मिलियन। एक मिनट में तो मोल बिन हो गया, पार्ट पर मिलियन हो गया, है ना। ये जो मैंने पढ़ाया ना ये विलेयता, इसके लिए एक पेज छोड़ दो आगे पीछे। एक पेज मैं पीडीएफ भेज दूंगा, अभी भेज दूंगा। लिख दिया? एक पेज छोड़ दो आगे पीछे। अब देखो द्रव में गैसों की विलेयता, मैंने इसीलिए तक पीडीएफ नहीं भेजी है। द्रव में गैसों की विलेयता, क्या बताओगे? द्रव में गैसों की विलेयता, इधर देखना, बोर्ड पे देखो, द्रव है और ये गैस है। सुनना ध्यान से, बोर्ड पे देखें पीछे। द्रवों की, इसमें भाई सुनना ध्यान से, द्रव तो विलायक हो गया और गैस विलायक हो गया। तो सुनना, किसी द्रव विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? आ गई बात समझ में? लिखो पहले तो द्रवों की गैसों में विलेयता लिखो। किसी द्रव विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई, किसी द्रव विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैसों की अधिकतम मात्रा को गैसों की द्रव में विलेयता कहते हैं। अधिकतम मात्रा को इसको चित्र बना लीजिए। चित्र बना लीजिए जैसे सुनो भाई, मेरी बात सुनो, एक बात सुनो। अपन ऐसा करते हैं, क्योंकि मैं पीडीएफ आपको आज तो भेज देता हूँ, नहीं तो फिर इसलिए ये तो लिख लो ये वाला, इसके बाद छोड़ दो। आज अभी भेज दूंगा मैं पीडीएफ, जितनी मुझे अभी पढ़ाना ना 3 में पीडीएफ अभी हाथों हाथ भेज दूंगा। मत लिखो अभी आप, बस ये चित्र बना लो, चित्र बना लो, चित्र बना लो बस। बना लेना चित्र। आप सुनो ध्यान से, क्योंकि याद करना है, टॉपिक याद करने वाले ही। हो गया काम यहाँ तक? तो अब मेरी बात सुनना। इसे प्रभावित करने वाले कारक वही होंगे, एक तो गैस की प्रकृति होगी, ताप होगा और अशुद्धियां, तीनों होंगे वही होंगे। अशुद्धियां बढ़ाने से विलेयता, गैसों की विलेयता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये याद रखना। अब सुनो ध्यान से, अब है मेन, वहां दाब का प्रभाव अपन ने पढ़ा था ना, अब यहाँ ध्यान रखना है, यही पहला टॉपिक है, ध्यान रखना आपका, दाब का प्रभाव जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब कंसंट्रेशन बना लें, क्योंकि गैस क्या है भाई? गैस को हम संपीड़ित कर सकते हैं, इसलिए इस पर दाब का प्रभाव पड़ेगा। तो हेनरी नाम के वैज्ञानिक ने एक नियम दिया, जिसे हमने हेनरी का नियम कहा ना। दाब का प्रभाव यानी कि अपने को अपन पढ़ रहे हैं किसका नियम? हेनरी का नियम। आप सुनना, ये कहता है, अब हेनरी का नियम कैसे याद रखें? देखिए जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स की ये मान लीजिए ये वाली बोतल है, कितने ml की? ये 200 ml। ये कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल है, याद कैसे रखें परिभाषा को? वो मेन है। ये कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल है, ये 500 ml की।
तो देखो आयतन अलग अलग है ना, अलग अलग 500 ml आयतन अलग अलग है। ऊपर हुआ ये 1000 ml, ठीक है। आपको याद है इन सब के अंदर कौन सी गैस घुली हुई है? आयतन निश्चित है, 200 ml द्रव विलायक है, और इस सब द्रव विलायक में आयतन निश्चित है 200 ml 500 ml। तो ये आपको समझ में आ गई है, पर बात निश्चित आयतन है। क्लियर हो गई बात? तो देखो ये कह रहा है किसी द्रव विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा उस पर लग रहे दाब P के क्या होती है भाई? समानुपाती होती है। इसे हेनरी का नियम कहते हैं। यानी कि किसी द्रव विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा अगर m हो तो m प्रोपोर्शनल टू किसके होगा भाई? क्या m बराबर क्या होगा? KHP, जहां KH कौन सा नियतांक है? हेनरी का नियतांक है। अब इस बात पे कंसंट्रेट करना, सारे क्वेश्चन इसी पर पूछे जाएंगे। कई क्वेश्चन बनेंगे इस पे कि किसी द्रव विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा उस पर लग रहे दाब के, अगर प्रेशर अधिक लगेगा तो गैस की घुली हुई मात्रा भी अधिक होगी, और यदि प्रेशर कम होगा तो घुली हुई गैस की मात्रा भी क्या होगी? अब सुनना, बोतल छोटी है, आयतन कम है तो दाब इसके अनुसार कम लगेगा। आयतन बढ़ गया प्रेशर भी बढ़ जाएगा, आयतन और बढ़ गया प्रेशर और भी बढ़ जाएगा। इसी वजह से कोल्ड ड्रिंक की सारी बोतलों का टेस्ट एक ही जैसा होता है। अगर ये बात सत्य ना होती तो कोल्ड ड्रिंक्स की सभी बोतलों का टेस्ट कैसा होता? आ गई बात समझ में? पहली चीज तो क्या बताया हेनरी ने कि किसी द्रव विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा उस पर लग रहे दाब के क्या होती है? समानुपाती होती है। अर्थात m प्रोपोर्शनल टू किसके? P के, या m बराबर किसके? के HP के। और यदि हम यहाँ दाब P और द्रव्यमान m और दाब P के मध्य ग्राफ खींचे तो हमें कैसी रेखा प्राप्त होगी भाई? एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। अतः हेनरी के नियम की क्या होती है भाई? पुष्टि होती है। पहली बात समझ में आ गई? हेनरी का नियम, हेनरी के नियम की शर्तें हैं भाई, याद रखना। ये केवल तनु विलयनों पर लागू होता है, डाइल्यूट जिसमें पानी की मात्रा अधिकतम हो। पहली बात। दूसरी बात, ये निम्न दाब वे उच्च दाब पर लागू होता है। ये कंडीशन पे आप क्वेश्चन आएंगे। निम्न दाब, और पहला तो क्या बताया अपन ने? विलयन कैसा होना चाहिए? नंबर 2 क्या बताया? निम्न दाब वे उच्च ताप पर ये नियम लागू होता है। नंबर 3, ये जो विलायक है, इस विलायक में गैस के अणुओं का वियोजन या संगुणन नहीं होना चाहिए। अगर इसमें वियोजन हो गया तो फिर संभव नहीं है, संगुणन हो गया तो भी संभव नहीं। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि विलेय गैस की द्रव विलायक के साथ कोई क्रिया नहीं होना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी कंडीशन है, यानी कि वियोजन या संगुणन नहीं होना चाहिए। और चौथा है, याद रखना कि गैसों की आणविक अवस्था, गैसों की, समझना इस बात को, आणविक अवस्था द्रव और ठोस दोनों में समान होना चाहिए, यानी कि परिवर्तित नहीं होना चाहिए। आ गई बात समझ में? ये हेनरी के नियम की क्या है भाई? शर्तें हैं जो पूछा जाता है। हेनरी का नियम किसे कहते हैं तथा इसकी शर्तें बताइए। फिर इस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये अब अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे सबसे पहले है अमोनिया को, सुनना ध्यान से, जल में घोलने की प्रक्रिया में क्या हेनरी का नियम लागू होगा? बताओ। अमोनिया को जल में घोलने पर क्या हेनरी का नियम लागू होगा? ये
चले, और ये इसके अंदर अपन ने अमोनिया डाल दी, तो क्या नियम लागू होगा क्या? अरे नहीं होगा, क्योंकि जो अमोनिया है वो जल से क्या कर लेगी, क्रिया कर लेगी और क्या बनाएगी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, जबकि क्रिया करना चाहिए क्या विलायक से। इसलिए हम इस प्रक्रिया में हेनरी के नियम की पालना नहीं होगी, क्योंकि अमोनिया जल से क्रिया करके क्या बना लेता है भाई, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेता है। HCl गैस को, ये HCl गैस है, अगर इसमें जल में डाल दिया तो क्या ये नियम लागू होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि HCl का वियोजन हो जाएगा H+ और कंडीशन क्या कहती है, वियोजन नहीं होना चाहिए। आ गई बात समझ में? इसके बाद हेनरी के नियम के उपयोग पढ़ेंगे। पहले ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, मुझे ये बता दीजिए। हेनरी का नियम, सब ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ये भी ये इसी से रिलेटेड है। तो क्या बताओगे, किसी द्रव विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा उस पर लग रहे दाब P के क्या होती है भाई, समानुपाती होती है। इसे हम क्या कहते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं। पहली बात समझ में आ गई। P प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, या M = क्या हो गया, तेज कोई किसका नियतांक है, हेनरी का नियम। और यदि हम P और M के मध्य ग्राफ खींचे तो हमें एक सीधा रेखा प्राप्त होगी जो हेनरी के नियम की हेनरी के नियम की शर्तें। पहला, विलयन कैसा होना चाहिए, दाब निम्न और ताप उच्च होना चाहिए। अब आपने देखा होगा, आप ये भी सोचते होंगे यार सर्दी के दिनों में तो कोल्ड ड्रिंक्स तैयार कर ली जाए, तो सर्दियों में क्या होता है, ताप निम्न होता है, इसलिए हेनरी के नियम की पालना नहीं होती और वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर अच्छी से डिसोल्व नहीं होता। नंबर 3, गैस का द्रव विलायक के अंदर वियोजन या संगुणन नहीं होना चाहिए, और ना ही उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन, ना तो ठोस अवस्था में ना द्रव अवस्था में, दोनों ही अवस्था में उसकी आणविक अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये हेनरी के नियम की क्या पढ़ी अपन ने,